सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, today we will discuss about second part of Elbow complex, which is an important topic of biomechanics. I am Sahil Mittal and welcome to our channel Mittal's Education Point. So let's get started. पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हमारे ह्यूमरो रेडियल एंड ह्यूमरो अल्नर जॉइंट्स के बारे में। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे हमारे रेडियो अल्नर जॉइंट के बारे में। रेडियो अल्नर जॉइंट की आर्टिकुलेशंस क्या होती है, उसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस क्या होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस की। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियो अल्नर जॉइंट होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट और एक होता है हमारा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोक्सिमल पोर्शन क्या होता है और डिस्टल पोर्शन क्या होता है। हमने हमारे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो होता है जो बॉडी के पास आता है और डिस्टल पार्ट वो होता है जो बॉडी के दूर जाता है। जैसे कि अगर हम रेडियो अल्नर जॉइंट की बात करें तो जो हमारा ये वाला जो हमारे ऊपर एल्बो के पास जो हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट होता है वो होता है हमारा प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, और जो रिस्ट के पास हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट होता है वो होता है हमारा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो पहले हम आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट के अंदर मेन हमारे आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या होते हैं। अल्ना के ऊपर एक नोच पाई जाती है जिसको हम कहते हैं रेडियल नोच, जिसके साथ क्या होता है जो हमारा रेडियस का हेड होता है वो अटैच होता है। तो इसके अंदर आपको एक तो होगी हमारी रेडियल नोच जो कि अल्ना के ऊपर पाई जाती है, और जो वो नोच होती है वो लेटरल साइड में होती है अल्ना की, क्योंकि जो हमारी रेडियस है रेडियस लेटरल साइड में होती है और अल्ना मीडियल साइड में होती है। तो वो नोच हमारी क्या होगी, लेटरल साइड में होगी। तो अल्ना की नोच, रेडियस का हेड, कैपिचुलम एंड एनुलर लिगामेंट, ये चार मिलकर मेनली हमारे रेडियो अल्नर जॉइंट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो एनुलर लिगामेंट है वो उस नोच के एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में कवरिंग करे रखता है, और साथ साथ में जो हमारा रेडियस का हेड होता है उसकी जो रिम है उसको बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये बात करी अभी हमने हमारी प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट की। अब हम बात करेंगे हमारी डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की। अब हम बात करते हैं हमारे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है वो हमारे रिस्ट के पास पाया जाने वाला जॉइंट है, और ये क्या है, रेडियो अल्नर जॉइंट के नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी रेडियस और अल्ना ये दोनों मिलकर इस जॉइंट को बनाती है। तो जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को बनाने में हमारे आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन से हेल्प करते हैं। पहला तो होता है हमारा अल्नर नोच, जो हमारी रेडियस पर एक अल्नर नोच पाई जाती है जो कि मीडियली होती है, क्योंकि जो हमारी अल्ना है वो मीडियल साइड में होती है और जो हमारी रेडियस है वो क्या होती है, हमारी लेटरल साइड में होती है। तो पहला होता है हमारा अल्नर नोच, दूसरा हेड ऑफ अल्ना, और एक होती है यहाँ पे आर्टिकुलेट डिस्क। वो डिस्क भी क्या करती है, इसको बनाने में हेल्प करती है। तो मेनली ये तीन हमारे जॉइंट है जो कि क्या करते हैं, ये तीन पार्ट्स है जो कि हमारे इस डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी आर्टिकुलेट डिस्क की। वो आर्टिकुलेट डिस्क जो होती है वो ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है, क्योंकि एक फाइब्रोकार्टिलेजिनल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, पार्ट होती है। अब इस ये डिस्क क्या करती है, एक शेल्फ की तरह क्या करती है, काम करती है हमारे रेडियो अल्नर जॉइंट के लिए। और ये क्या होता है, इसका जो मीडियल बॉर्डर है वो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एम्बेडेड होता है, और जो इसका बेस होता है, बेस हमारी डिस्क का क्या होता है, जो हमारी अल्नर नोच होती है अल्नर नोच के ऊपर होता है। और जो इसके एपेक्स की बात करें तो एक तो होता है ये हमारे अल्नर हेड के फोविया पे, और दूसरा होता है ये हमारे अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस पे। अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होता है, अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं, जो हमारी लिटिल फिंगर के साइड में होता है नीचे की तरफ। तो ये बात करिए अभी हम, और ये क्या होती है, ये साथ साथ में हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं या फिर जो हमारे कार्टिलेज होता है उसके थ्रू क्या होती है, ये कॉन्टिन्यूस भी होती है जो हमारी डिस्क है। और ये डिस्क क्या करती है, मेनली हमारा वेट ट्रांसफर में भी हेल्प करती है। जो हमारे रिस्ट से हम फोरआर्म के ऊपर या फिर हमारी जो अल्ना रेडियस रेडियो अल्नर जॉइंट है उसके ऊपर जो हम वेट ट्रांसफर करते हैं ये उसके अंदर भी हेल्प करती है। मीडियली जो हमारी आर्टिकुलेटिंग डिस्क होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है हमारी अल्नर कोलेटरल लिगामेंट के साथ। तो अभी हमने बात करी है हमारी डिस्टल एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट। अब हम बात करते हैं इसकी आर्टिकुलेशन की। आर्टिकुलेशन में आपको पता है कि जो हमारा प्रोक्सिमल एंड जो हमारा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है ये आपस में मैकेनिकली लिंक्ड होते हैं। क्यों, तो अगर क्या होता है कि अगर किसी एक जॉइंट पर कोई मोशन हो रही है तो उससे क्या होगा, दूसरे जॉइंट पर भी मोशन होगी, क्योंकि ये आपस में लिंक है। अब जो हमारा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट क्या करता है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट हमारा रिस्ट के साथ कैसे लिंक्ड होता है कि जो लोड है वो रिस्ट के थ्रू क्या आता है, हमारा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट के ऊपर आता है। रिस्ट के थ्रू हमारा जो आर्टिकुलेटिंग डिस्क और वहां से हमारा क्या होता है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट के ऊपर हमारा सारा लोड आता है, जिसके थ्रू हमारी एल्बो तक वो लोड क्या होता है, ट्रांसफर होता है।
तो ये बात की अभी हमने हमारी इसकी लिंकेज की भी, जो हमारा प्रोक्सिमल एंड जो रेडियल प्रोक्सिमल और जो डिस्टल रेडियल अल्नर जॉइंट है वो क्या है, आपस के अंदर लिंक है। अब हम बात करते हैं जब हमारी हैंड की प्रोनेशन होती है, जो हमारी फोरआर्म है, फोरआर्म की आपको पता है फोरआर्म की प्रोनेशन ही होती है। जब भी हमारी फोरआर्म की प्रोनेशन होती है तो उस प्रोनेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी रेडियस बोन होती है वो किस वजह से होती है, हमारी जो रेडियस बोन है, रेडियस बोन अल्ना को क्रॉस करती है। कहाँ पे, सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट पे। जब भी हम हमारी फोरआर्म की प्रोनेशन करते हैं, प्रोनेशन के दौरान क्या होता है, जो हमारी रेडियस बोन है वो क्रॉस करती है अल्ना को एट सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट। तो जब वो उसको क्रॉस करती है तो उसके थ्रू क्या होती है, हमारी प्रोनेशन होती है। और क्या होता है, जो हमारी रेडियस है, जो हमारा रेडियल हेड है, वो क्या करता है, जो हमारी रेडियल नोच है और जो हमारा कैपिचुलम रेडियल नोच और जो एनुलर लिगामेंट है उसके ऊपर भी स्लाइड करती है, घूमती है। जो हमारा यहाँ पे प्रोक्सिमल रेडियल अल्नर जॉइंट पर जो हमारा रेडियल हेड है वो हमारी अल्ना की रेडियल नोच पे, और हमारा क्या है, जो हमारा एनुलर लिगामेंट है वहाँ पर क्या करती है, स्लाइड करती है। तो वो एक वो जो हमारा वो कॉम्प्लेक्स है उसको हमने क्या कहा, एक ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग कह दी, उसके अंदर क्या करता है, वो उसके अंदर स्लाइड करती है। और उसी के साथ साथ में क्या करती है, वो जो हमारा कैपिचुलम होता है ह्यूमरस के ऊपर, वहाँ पर भी स्लाइड करती है। इसमें हमने क्या कहा है कि जो हमारा, जब हम प्रोनेशन करते हैं हमारी हैंड की, जब हमने प्रोनेशन करी, प्रोनेशन के दौरान क्या होता है कि जो हमारी रेडियस है, रेडियस अल्ना को क्रॉस करती है। और साथ साथ में क्या होता है, जो रेडियस का हेड है वो रेडियल नोच के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है ऑस्टियो लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स के अंदर। और साथ साथ में जो कैपिचुलम है वो कैपिचुलम के ऊपर भी स्लाइड करती है, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, जिसके थ्रू हमारा प्रोनेशन होता है। और जब हम हैंड की सुपिनेशन करते हैं, सुपिनेशन हमारी, हम फोरआर्म की इसको कहते हैं, जब हम हमारी फोरआर्म की सुपिनेशन करते हैं तो उस सुपिनेशन के दौरान क्या होता है, जो हमारा अल्नर हेड है वो रेस्ट करता है एट पामर एस्पेक्ट ऑफ अल्नर नोच। और जब हम इसकी प्रोनेशन करते हैं तो जो हमारा अल्नर हेड है वो रेस्ट करता है एट डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ अल्नर नोच। तो ये हमारे डिस्टल रेडियल अल्नर जॉइंट पर क्या होता है, डिस्टल रेडियल अल्नर जॉइंट पे जो हमारी अल्नर नोच है, अल्नर नोच स्लाइड करती है हमारी अल्नर हेड पर, जिस टाइम हम क्या करते हैं, हमारी आर्म की मूवमेंट करते हैं। तो ये हमने बात करी आर्टिकुलेशन की, हमारी मूवमेंट्स कैसी होती है, हमारे आर्टिकुलेटिंग सरफेस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमारे रेडियल अल्नर जॉइंट को मेंटेन करने वाले लिगामेंट्स के बारे में, जो कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमारे लिगामेंट्स अलग अलग होते हैं, हमारे डिस्टल रेडियल अल्नर जॉइंट पे भी लिगामेंट पाए जाते हैं, हमारे प्रोक्सिमल रेडियल अल्नर जॉइंट पे भी लिगामेंट्स पाए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हमारे प्रोक्सिमल रेडियल अल्नर जॉइंट के लिगामेंट्स की। अब हम प्रोक्सिमल रेडियल अल्नर जॉइंट को मेंटेन करने में हमारे 3 लिगामेंट्स हेल्प करते हैं, एनुलर लिगामेंट, क्वाड्रेट लिगामेंट एंड ओब्लिक कॉर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं एनुलर लिगामेंट की। जो एनुलर लिगामेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो हमारे जो रेडियस है, रेडियस के हेड को बनाने में हेल्प करता है, उसके 4/5 पार्ट को बनाने में वो हेल्प करता है। और साथ साथ में जो हमारी रेडियल नोच होती है, जो हमारी अल्ना पर रेडियल नोच होती है जो कि लेटरली होती है, उसमें भी हेल्प करता है वो। और क्या करता है, जो लिगामेंट है उसके जो अंदर की साइड है, अंदर की साइड कार्टिलेज से बनी होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो एक अटैचमेंट की तरह सर्व करता है हमारे रेडियल अल्नर जॉइंट पर, ठीक है, ताकि कि भाई वो जो हमारा रेडियस है और जो हमारी रेडियल नोच है उसी का एक पार्ट के रूप में क्या है, दिखाई देता है। अब दूसरा हम बात करते हैं हमारे क्वाड्रेट लिगामेंट की। जो क्वाड्रेट लिगामेंट है, क्वाड्रेट लिगामेंट कहाँ से एक्सटेंड करता है, क्वाड्रेट लिगामेंट हमारा जो रेडियल नोच है अल्ना पे, वहाँ से एक्सटेंड कर हमारे कहाँ पर जाता है, ये जो हमारा रेडियल नेक है, जो हमारी रेडियस की नेक है वहां तक जाता है ये। और ये क्या करता है, ये हमारा जॉइंट कैप्सूल के साथ क्या कर देता है, कंटिन्यूअस होता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, हमारे रेडियस के हेड को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और साथ साथ में क्या करता है कि जो हमारी रेडियस क्रॉस करती है अल्ना को, उसको भी एक मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब रेडियस की मूवमेंट को भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तीसरा हम बात करते हैं हमारी ओब्लिक कॉर्ड का। जो हमारी ओब्लिक कॉर्ड है, ओब्लिक कॉर्ड किससे बनती है, ओब्लिक कॉर्ड जो है वो भी हमारा क्या करता है, एक्सटेंड करता है हमारा कहां से, रेडियल नोच से। और ये कहां तक जाता है, कहां पर जाकर इंसर्ट करते हैं, बाइसिपिटल ट्यूबरोसिटी के ऊपर जाकर इंसर्ट करता है। और जो हमारा ओब्लिक कॉर्ड है, ओब्लिक कॉर्ड हमारा किस में हेल्प करता है, ओब्लिक कॉर्ड हमारा जो हमारी रेडियस और जो हमारी अल्ना है उन दोनों को सेपरेशन को प्रिवेंट करने में क्या करता है, हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं हमारे डिस्टल रेडियल अल्नर जॉइंट के लिगामेंट्स की। तो डिस्टल रेडियल अल्नर जॉइंट के अंदर हमारे कौन कौन से होते हैं, डोर्सल एंड पामर रेडियल अल्नर लिगामेंट एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन हमारी रेडियस एंड अल्ना के बीच में पाई जाती है। जो हमारी रेडियस और जो हमारी अल्ना है, इन दोनों के बीच में हमारी क्या है, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल बैंड, मेम्ब्रेनस पोर्शन एंड डोर्सल ओब्लिक कॉर्ड।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल बैंड की। जो सेंट्रल बैंड है, सेंट्रल बैंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये थिक होता है और ये हमारे रेडियस से अल्ना तक ओब्लिकली रन करता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये मेनली हमारा, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 84% होती है एज कम्पेयर टू टेलर टेंडन के। ठीक है, तो ये बात करिए हमने हमारी सेंट्रल बैंड की। दूसरी जो हम बात करते हैं ये हमारी आती है मेम्ब्रेनस पोर्शन। जो मेम्ब्रेनस पोर्शन है ये हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है और जो थिन होता है, ये पतला होता है, सॉफ्ट एंड थिन होता है। और ये क्या होता है, वैसे तो प्रोक्सिमली होता है पर जो हमारा सेंट्रल बैंड है उसके डोर्सली पाया जाता है। जो हमारा डोर्सल ओब्लिक कॉर्ड है, डोर्सल ओब्लिक कॉर्ड हमारा क्या है, एक पार्ट है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का। और ये क्या होता है, ये हमारा जो अल्ना है, ये अल्ना से लेकर हमारे कहाँ तक जाता है, मिडिल पोर्शन ऑफ हमारे रेडियस तक क्या करता है, जाता है। ये हमारे बात हुई हम इन तीनों इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की। अब इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का काम क्या है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जैसा कि मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, इन दोनों के इन रेडियस और अल्ना की स्पेस को मेंटेन करता है। और साथ साथ में ये क्या करता है, जब ये हमारे जो प्रोक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट है, प्रोक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट को भी प्रोटेक्ट करता है कि जो हमारा लोड है, लोड प्रोक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट से हमारा जो डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट है वहां पर क्या है, ट्रांसफर ना हो पाए। और ये क्या करता है, हमारी जो हम वेट है, जो हमारा रिस्ट से हमारी एल्बो पर जब हम वेट ट्रांसफर करते हैं तो उसको भी क्या करता है, ट्रांसफर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जो हमारी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है वो। और क्या, जब भी हम हमारी फोरआर्म को जब हम न्यूट्रल पोजीशन में जब भी लाते हैं तो उस न्यूट्रल पोजीशन के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है या सेंट्रल बैंड है, उस सेंट्रल बैंड के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेन आता है हमारे किस पोजीशन के अंदर, जब हम हमारी फोरआर्म को न्यूट्रल लाइन में लाते हैं। तो हमने ये बात करी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की, कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के हमारे तीन पोर्शन होते हैं, सेंट्रल बैंड, डोर्सल ओब्लिक कॉर्ड एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन। जो सेंट्रल बैंड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 84% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू उसकी टेलर टेंडन के। जो हमारा मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है वो सॉफ्ट होता है, थिन होता है। और ये क्या करता है, ये एज कम्पेयर टू सेंट्रल बैंड वीक होता है, प्रोक्सिमली लाई करता है, बट क्या है, डिस्टली किसके, जो हमारा सेंट्रल बैंड है उसके डिस्टली लाई करता है ये। और क्या है, जो फिर तीसरा हमारा डोर्सल ओब्लिक कॉर्ड है। जो डोर्सल ओब्लिक कॉर्ड है, डोर्सल ओब्लिक कॉर्ड मैंने आपको बताया ये भी एक पोर्शन है हमारा इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का। और ये क्या करता है, ये हमारे अल्ना से जो मिडिल ऑफ द रेडियस है वहां तक आता है ये। देन मैंने इसका आपको काम बताया कि दोनों के रेडियस और अल्ना के बीच में स्पेस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ साथ में क्या करता है, ये वेट ट्रांसफरिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारी रेडियोल्नर जॉइंट को। और जब हम हमारी आर्म को प्रोनेशन, जब भी हमारी आर्म को हम न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं तो उस न्यूट्रल पोजीशन के अंदर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है हमारे सेंट्रल बैंड के ऊपर। अब हम बात करते हैं हमारी मसल्स की। जो हमारी रेडियोल्नर जॉइंट के अंदर जो हमारी मसल्स होती है, जो हेल्प करती है हमारी मूवमेंट्स के अंदर, तो इसके अंदर हमारी जो प्राइमरी मसल्स होती है, प्राइमरी मसल हमारी होती है प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, सुपिनेटर एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई। और इसके अंदर जो सेकेंडरी मसल्स होती है वो होती है हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड इसके अंदर एक आती है हमारी ब्रेकियो रेडियलिस मसल। तो सबसे पहले आपको इन सब की मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी मसल कौन सी मूवमेंट कराने में हेल्प कर रही है। प्रोनेटर टेरिस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस के तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी आर्म की प्रोनेशन कराने में हेल्प करती है। जो हमारी सुपीरियर है उसके भी नाम से पता चल रहा है। प्रोनेशन पहले आपको मूवमेंट पता होना चाहिए। प्रोनेशन जो मूवमेंट है, हम इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोनेशन कहते हैं। ये हमारी प्रोनेशन मूवमेंट है। और जो हमारी सुपिनेशन है, सुपिनेशन हम इस मूवमेंट को कहते हैं, ये हमारी सुपिनेशन मूवमेंट है। तो ये हमारी क्या करती है, सुपिनेट हमारी सुपिनेशन कराने में हेल्प करती है और प्रोनेटर टेरिस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस हमारी प्रोनेशन कराने में हेल्प करती है। देन जो हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई है, बाइसेप्स ब्रेकियाई का जो मेन फंक्शन होता है वो तो हमारा इसका जो एल्बो है, एल्बो की फ्लेक्शन कराना होता है, बट ये हमारी कई बार सुपिनेशन कराने में भी हेल्प करती है। अब जो हमारी और मसल है, जो हमारी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, इनका मेन मसल तो कुछ मेन फंक्शन तो कुछ और है। और ये क्या कर रहा है, हमारी जो प्रोनेशन और सुपिनेशन है उनको कराने में हेल्प कर देती है थोड़ी बहुत। तो ये इसलिए हम कहते हैं सेकेंडरी मसल्स के अंदर इनको इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का मेन क्या है कि वो हमारी रिस्ट की फ्लेक्शन एज वेल एज रेडियल डेविएशन कराने में हेल्प करती है, फ्लेक्शन एज वेल एज रेडियल डेविएशन कराने में हेल्प करती है। जो हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस है उसका मेन फंक्शन क्या है, वो हमारी रिस्ट की फ्लेक्शन एज वेल एज अल्नर डेविएशन कराने में हेल्प करती है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस का क्या है कि वो हमारी एक्सटेंशन एज वेल एज अल्नर डेविएशन कराने में हेल्प करती है। और जो हमारी इसके अंदर ब्रेकियो रेडियलिस है, ब्रेकियो रेडियलिस का मेन फंक्शन क्या है, वो हमारी क्या करती है, एल्बो की फ्लेक्शन कराने में हेल्प करती है, एल्बो की फ्लेक्शन ये और एक्सटेंशन ये। तो ये बात करिए भाई हमने हमारी मसल्स की। आप इन मसल्स की ओरिजिन एंड इंसर्शन भी देख लेना, क्योंकि ये कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देन हम बात करते हैं इसकी एक्सिस ऑफ मोशंस की। जो हमारा रेडियोल्नर जॉइंट है, इसके अंदर जो मूवमेंट होती है उनकी जो मेन एक्सिस ऑफ मोशन होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है। और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारी हेड ऑफ रेडियस, जो हमारा यहाँ पे रेडियस का हेड होता है, यहाँ से लेकर हेड ऑफ अल्ना,
अल्ना के हेड तक जाती है, हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि जब हम हमारी फोर आर्म की सुपिनेशन करते हैं, सुपिनेशन हमारी ये मूवमेंट है, जब हम हमारी फोर आर्म की सुपिनेशन करते हैं तो सुपिनेशन के दौरान क्या होता है कि जो हमारी रेडियस और जो अल्ना है वो दोनों एक पैरेलल होती है, एक प्लेन में होती है, एक पैरेलल होती है, ठीक है। जो हमारी रेडियस और अल्ना है सुपिनेशन के दौरान पैरेलल होती है एक दूसरे के। बट जब हम प्रोनेशन करते हैं तो प्रोनेशन के दौरान क्या होता है, जो हमारी रेडियस है वो अल्ना को क्रॉस कर जाती है। तो सुपिनेशन के दौरान दोनों पैरेलल है, और पर क्या होता है जब हम इसकी प्रोनेशन करते हैं तो प्रोनेशन के दौरान जो हमारी रेडियस है, रेडियस अल्ना को क्रॉस कर जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब हम इसको क्या करते हैं, प्रोनेशन करते हैं, प्रोनेशन के दौरान क्या होता है, जो हमारा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, जो हमारा ये वाला रेडियो अल्नर जॉइंट है डिस्टल, जो हमारी रिस्ट के पास होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी अल्नर हेड होता है, अल्नर हेड स्लाइड करता है अल्नर नोज के ऊपर। डोर्सल, अगर हम इसकी बात करें कि जो प्रोनेशन है, प्रोनेशन में तो वो डोर्सली पर स्लाइड करेगा, मतलब प्रोनेशन में ऐसे डोर्सली पर स्लाइड करेगा हमारे अल्नर नोज के ऊपर जो अल्नर हेड है। और सुपिनेशन के दौरान क्या है, सुपिनेशन के दौरान वो पामर एस्पेक्ट पर क्या करता है, स्लाइड करता है हमारी अल्नर नोज के। अब हम बात करते हैं हमारी जो रेडियो अल्नर जॉइंट है उसकी रेंज ऑफ मोशन की। तो इसकी हम मेनली रेंज ऑफ मोशन 150 डिग्री तक ले सकते हैं। और क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा एल्बो की जो मूवमेंट है, एल्बो की मूवमेंट हमारी ह्यूमरस को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है, ताकि जो हमारी रेडियो अल्नर जॉइंट पर जो भी रोटेशन हो रही है वो हमारी शोल्डर की रोटेशन से बिल्कुल अलग हो, शोल्डर की रोटेशन से डिस्टर्बेंस हो जाए। तो ये बात थी हमारी किसकी, कि हमारी एल्बो जो या जो हमारी रेडियो अल्नर जॉइंट है उसके ऊपर जो मूवमेंट हो रही है, उसके ऊपर जो रोटेशन हो रही है, और जो हमारी शोल्डर ऊपर जो रोटेशन हो रही है वो दोनों आपस में क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। देन हम बात करते हैं जब हम हमारी जो एल्बो है, एल्बो को फुल एक्सटेंड कर जब हम प्रोनेशन करते हैं तो प्रोनेशन क्या एक लिमिटेड रेंज तक हो सकती है। तो अब बात आती है कि जो प्रोनेशन है वो एक लिमिटेड रेंज तक क्यों है, वो किस वजह से होती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारी प्रोनेशन एक लिमिटेड रेंज तक इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी बाइसेप्स ब्रेचियाई का टेंडन होता है, हम एक लिमिटेड रेंज तक जब हमारी प्रोनेशन जाती है तो उस टाइम क्या होता है, उस रेंज तक जाने के बाद जो हमारे बाइसेप्स ब्रेचियाई का टेंडन है उसके ऊपर टेंशन आ जाती है। साथ साथ में जो वहाँ पर बोनी अप्रोक्सीमेशंस होते हैं हमारी रेडियस और अल्ना, उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और जो हमारे डोर्सल रेडियो अल्नर लिगामेंट है उसके टेंडन पर भी क्या आता है हमारा, मतलब उस पर भी क्या आता है, उस पर भी हमारी टेंशन आती है। और साथ साथ में जो हमारा पोस्टीरियर फाइबर है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो उसके पोस्टीरियर फाइबर पर भी क्या आता है, हमारी टेंशन आती है, जिसकी वजह से हमारी प्रोनेशन क्या है, एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन तक रह जाती है। कौन कौन से, बाइसेप्स ब्रेचियाई के टेंडन पर हमारा टेंशन आ रहा था, बोनी अप्रोक्सीमेशन ऑफ रेडियस एंड अल्ना, डोर्सल रेडियो अल्नर लिगामेंट एंड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, इन सब के कारण हमारी क्या होती है, प्रोनेशन एक लिमिटेड रेंज तक रह जाती है। और साथ साथ में जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया है कि जो हमारा क्वाड्रेट लिगामेंट है, क्वाड्रेट लिगामेंट किस में हेल्प करता है, वो हमारी जो रेडियस है, रेडियस की जो मूवमेंट है, रेडियस क्रॉस करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया जब हम हमारी फोरआर्म को प्रोनेट करते हैं तो जो हमारी रेडियस है, रेडियस हमारी क्या करती है, उस अल्ना को क्रॉस करती है। तो जब वो क्रॉस करती है तो उसको क्या करता है, एक लिमिट में रखता है, ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेट लिगामेंट है। तो वो भी क्या करता है, वो भी हमारी इसमें हेल्प करता है। और साथ साथ में जो हमारा एनुलर लिगामेंट है, एनुलर लिगामेंट हमारी रेडियस को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है एक उसके अंदर, एक पोजीशन के अंदर। अब हम बात करते हैं मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट, जो कि भाई हमारी जो इसकी मोबिलिटी और स्टेबिलिटी है वो कैसे बनती है। अब जैसा कि अपने सबको पता है कि जो भी हमारी मसल्स है वो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स करने में हेल्प करती है, और वो मसल्स और वो मूवमेंट हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी के अंदर क्या करती है, हमारा हेल्प करती है। जैसे कि हम कुछ भी खा रहे हो, या फिर क्लोथिंग कर रहे हो, बाल को कॉम्ब कर रहे हो, या फिर हम किसी चीज़ को काट रहे हो नाइफ से, या हम कुछ भी गेम खेल रहे हो, गोल्फ, क्रिकेट, या फिर हम टेनिस खेल रहे हो, तो किसी भी चीज़ में हम कोई भी मूवमेंट करें, कोई भी डेली लाइफ एक्टिविटी करें, तो उसके अंदर वो मूवमेंट और वो मसल हमारी करने में हेल्प करती है। तो उसकी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जो हम मैमल्स है, हमारे अंदर क्या है कि जो हमारी फोरआर्म है वो इस तरीके से बनी हुई है कि ये हमारी मूवमेंट को, जो हमारी फोरआर्म की मूवमेंट है उसको क्या करती है, एनहेंस करती है। जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, हमारी मूवमेंट को एनहेंस करता है। तो इस डिज़ाइन से बनी हुई है हमारी फोरआर्म इसके अंदर। तो अब क्या बात है कि जो हमारे अंदर जो मेन वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर है, जो हमारी फोरआर्म के अंदर मेन वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर है, वो हमारी अल्ना बोन होती है। अल्ना के ऊपर मेन वेट आता है एज कम्पेयर टू रेडियस, रेडियस के ऊपर कम वेट आता है एज कम्पेयर टू अल्ना, ठीक है। तो जो हम हैं, हमारे अंदर जो ये अल्ना है, ये अल्ना क्या करती है, ये अल्ना हमारे जो कार्पल बोन्स है, कार्पल बोन से क्या होती है, हमारा ये
डिस्टिंग्विश होती है बाय, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक आर्टिकुलर डिस्क होती है, उस आर्टिकुलर डिस्क के थ्रू क्या होती है, ये हमारी कार्पल बोन्स से क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है, सेपरेट होती है हमारी कार्पल बोन्स के थ्रू। ठीक है, तो जो अल्ना है वो हमारा क्या है, मेन वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है हमारे मैमल्स के अंदर, और ये लाइन करते हैं हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो हमारी मसल्स होती है, अब हमारी फोरआर्म है, आपको पता है कि ये एक मूवेबल स्ट्रक्चर है, मूवमेंट होती है इसके ऊपर, तो ये अब इसके एक मूवमेंट होती है, तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। तो हमारी जो भी मसल्स है, मसल्स को लाई करने के लिए कोई एक स्टेबल पोर्शन चाहिए होता है जहां पर वो लाई कर सके, पर हमारी फोरआर्म पर तो लाई कर नहीं सकती, क्योंकि हमारी फोरआर्म क्या है, एक मूवेबल स्ट्रक्चर है जहां पर मूवमेंट होती रहती है। तो जो हमारी मसल्स है वो हमारी मसल्स कहां पर लाई करती है, जो हमारी ह्यूमरस का जो डिस्टल पोर्शन है, मतलब जो हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस का जो डिस्टल पोर्शन है, डिस्टल एंड है, वहां पर ये क्या करती है, हमारी जितनी भी लगभग मसल्स होती है वो लाई करती है, वो फोरआर्म तक नहीं आती। और जो लगभग मसल्स होती है वो क्या करती है, हमारी फोरआर्म को क्रॉस कर जाती है, वो क्रॉस करती है, ठीक है, और आगे जाके लाई करती है, इंसाइड करती है। तो वो मसल्स हमारी किस में हेल्प करती है, वो मसल क्या करती है, वहां पर एक क्लोज स्ट्रक्चर बना देती है। वो क्लोज स्ट्रक्चर क्या करता है, वो क्लोज स्ट्रक्चर हमारी एल्बो को रीइंफोर्स या हमारी फोरआर्म को रीइंफोर्स करने में हेल्प करता है, और क्या करता है, हमारी फोरआर्म को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। वो हमारी फोरआर्म की मूवमेंट्स को लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन तक रखता है, उनको स्टेबलाइज करता है एक पोर्शन तक। मतलब हमारी मसल्स ने क्या किया, हमारी फोरआर्म को क्रॉस कर गई और वहां पे काफी सारी मसल्स थी, तो उन्होंने क्या किया, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना दिया, और उस क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारी मसल्स या फिर जो हमारी बोन्स है उनकी मूवमेंट वो एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन तक लिमिट रखता है, और उनकी जो स्टेबिलिटी है उनको मेंटेन करने में क्या करता है, वो स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। अब मैंने जैसा को बताया था कि हमारी मसल्स फोरआर्म पर नहीं आती, तो एक मसल है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा उसका ह्यूमरस हेड होता है, जो हमारा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का जो ह्यूमरल हेड होता है, वो जो ह्यूमरल हेड है वो क्या करता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, वो जो ह्यूमरल हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है उसका जो वो क्या करता है, वो लाई करता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट पर जाकर। जब वो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट पर जाकर लाई, ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि वो क्या करता है, उस मीडियल कोलेटरल लिगामेंट को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है उसकी थ्रोइंग स्ट्रेस के अंदर। तो ये बात करिए हमने उस मसल की। और जो हमारी एक्स्ट्रा मसल्स होती है, एक्सटेंसर, जो हमें जितनी भी हमारी मसल्स होती है वो मेनली क्या करती है, वो स्ट्रेस प्रोवाइड करती है हमारे किसको, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के ऊपर क्या करती है, स्ट्रेस देती है। और जो हमारी और फ्लेक्सर मसल्स होती है वो क्या करती है, वो हमारी वेल्गस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे जो हमारी एज है, जेंडर है, या फिर कोई भी इंजरी हो जाती है हमारी पोर्शन, हमारी जो जॉइंट है उसको, तो उसका क्या इफेक्ट आता है हमारी मूवमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। जैसे जैसे जो पर्सन है वो एज होता रहता है, जैसे जैसे वो एल्डर होता रहता है, वैसे वैसे क्या होता है, उसकी जो टॉर्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है या फिर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो कम होती रहती है। तो जैसे जैसे कोई पर्सन बड़ा होता है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है प्रोड्यूसिंग, एज कम्पेयर टू अगर हम यंग से बात करें, क्योंकि जो कोई यंग पर्सन है तो वो क्या करेगा, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाता है एज कम्पेयर टू ओल्डर पेशेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो 50% जो मसल फंक्शन होता है वो 50% तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर पिनेशियन एंगल भी कम हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए पिनेशियन एंगल होता क्या है। पिनेशियन एंगल क्या होता है, पिनेशियन एंगल जो हमारी मसल्स है और जो उसके फाइबर्स है उनके बीच का एंगल एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, उसको हम क्या कहते हैं, पिनेशियन एंगल कहते हैं। तो ये बात करी हमने थोड़े से इफेक्ट्स की, और जैसे मैंने आपको बताया था जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे क्या होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती रहती है जो कोई भी पेशेंट है। फिर हम बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क क्या है, टॉर्क अब जैसे जैसे किसी पेशेंट की एज बढ़ रही है तो उसकी मसल्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो भी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो अगर हम यंगर और एल्डर पेशेंट्स की बात करें, उन दोनों को देखें, तो यंगर पेशेंट्स ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर पेशेंट्स के। और साथ साथ में क्या है कि जो आइसोमेट्रिक मसल वर्क होता है वो हमारी यंगर पेशेंट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एल्डर पेशेंट्स। बट अगर हम एंटागनिस्ट में देखें तो ये हमारा एल्डर पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं मस्कुलर एफर्ट की। जो मस्कुलर एफर्ट है वो एल्डर पेशेंट्स को ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू यंगर पेशेंट्स। मतलब जब भी हम कोई टॉर्क प्रोड्यूसिंग टास्क देते हैं किसी पेशेंट को, तो अगर हम वो एल्डर पेशेंट्स को देते हैं उनको ज़्यादा मस्कुलर एफर्ट लगाना पड़ेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और अगर हम किसी यंगर पेशेंट को वो टास्क देते हैं तो उसको कम मस्कुलर एफर्ट लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ओल्डर पेशेंट उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बात करी थी हमने हमारी मस्कुलर एफर्ट की। अब हम बात करते हैं टाइप 1 फाइबर की। जो टाइप 1 फाइबर है और जो हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर रही है, ये भी क्या है, ये हमारी कम मिलती है ओल्डर पेशेंट्स के अंदर एज कम्पेयर टू यंगर पेशेंट्स। यंगर पेशेंट्स के अंदर ये क्या है, ये हमारा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारी, अब अगर हम बात करें कि हमारी जो एजिंग का क्या इफेक्ट आता है हमारी एल्बो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स पर,
तो क्या है कि जो हमारी एक्सटेंसर एल्बो मतलब फोरम की फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स पर, तो क्या है कि जो हमारी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मसल्स है उनमें वीकनेस आनी, मतलब वो एक कांस्टेंट रहती है हमारी। अगर 20 to 59 ईयर्स ऑफ एज तक रखें, उनकी स्ट्रेंथ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, उनकी टॉर्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी में वीकनेस आनी, लोअर होना, वो कब से स्टार्ट होता है? 60 to 69 एज के अंदर क्या हो रहा है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई 60 एज से ज़्यादा का पेशेंट है या ज़्यादा का पर्सन है और 60 एज से कम का पर्सन है, तो उन दोनों की टॉर्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, इन सब में क्या होगा, उसका काफ़ी ज़्यादा हमें वो देखने को मिलेगा कि भाई काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि जो यंगर पेशेंट है जिसकी 60 साल से कम उम्र की एज है, वो तो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्क या स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर सकता है और उसको क्या है, कम मसल स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा किसी भी टास्क को करने के लिए। और जो हमारा एल्डर पेशेंट है, एल्डर पेशेंट क्या करता है, उस एल्डर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी मस्कुलर एफर्ट की किसी टास्क को प्रोड्यूस करने के लिए। वो टॉर्क कम प्रोड्यूस कर पाएगा या मसल स्ट्रेंथ भी उसकी क्या होगी, कम होगी। अब जो हमारा सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है हमारा इंजरी। तो इंजरी के अंदर क्या होता है, इंजरी के अंदर किसी भी टाइप की इंजरी हो सकती है। मतलब अगर हम अर्ली एडोलोसेंट फेज के अंदर, कोई भी पर्सन अर्ली एडोलोसेंट फेज के अंदर है, तो उस टाइम क्या है, उसकी एल्बो को काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंजरी हो सकती है। तो इन इंजरी को हमने कुछ टाइप में डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर पहली आती है हमारी कंप्रेसिव इंजरी। कंप्रेसिव इंजरी मेनली हमारी कंप्रेसिव फोर्स के कारण होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव फोर्स है वो हमारा मेंटेन किसके थ्रू होता है, वो मेंटेन होता है हमारे बोनी कंपार्टमेंट्स के थ्रू, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, इन सब के थ्रू। तो अगर कई बार ये कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे फ्रैक्चर कोज करने में दिक्कत कर सकता है, फ्रैक्चर कोज कर सकता है हमारी बोन्स के अंदर। तो जो हमारा पहला इसके अंदर है, जैसे कि अब अगर ये कंप्रेसिव फोर्स ट्रांसफर होता है रेडियस के थ्रू, तो ये क्या कर सकता है, अगर ये ज़्यादा है तो ये हमारे रेडियस के अंदर फ्रैक्चर ला सकता है। और दूसरा जो मैंने आपको सेंट्रल बैंड बताया था, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का पार्ट, उसके अंदर भी टीयर आ सकता है। और वो मेन क्या करता है, वो हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्रोवाइड करता है। तो हमारा सेंट्रल बैंड में टीयर आ सकता है, रेडियस के अंदर फ्रैक्चर आ सकता है। अब अगर ये जो कंप्रेसिव फोर्स है ये हमारा उसके थ्रू जा रहा है, अल्ना के थ्रू जाता है, तो वहाँ पे भी दो चांस हो सकते हैं। वहाँ पे हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस या फिर हमारा जो हमारा ओलेक्रोडोन प्रोसेस है, इन दोनों के अंदर क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। और अब हम बात करते हैं, अगर ये हमारे ह्यूमरस पे होता है, ह्यूमरस के थ्रू जाता है, तो ये क्या कर सकता है, ह्यूमरस पे फ्रैक्चर ला सकता है। और जो हमारे क्या है, डिफरेंट मसल्स होती है, मसल कंप्रेस होती है, तो वो भी क्या है, कंप्रेसिव फोर्स को जनरेट कर सकती है काफ़ी बार। और क्या होता है कि अगर हमारी कोई नर्व कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, डिसलोकेशन या फिर सबलक्सेशन वहाँ पर या फ्रैक्चर हो सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर फ्लेक्सर कार्पियल लैरिस पे ज़्यादा कंप्रेशन आ जाए, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो उस टाइम क्या हो सकता है, उस टाइम जो हमारी अल्नर नर्व होती है, अल्नर नर्व पर क्या आ सकता है, कंप्रेशन आ सकता है। क्योंकि जो अल्नर नर्व है वो क्यूपिटल टनल के थ्रू क्या करती है, गुजरती है। दूसरी आती है हमारी डिस्ट्रक्शन इंजरी। डिस्ट्रक्शन इंजरी में क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर प्रोवाइड की जाए एक सफिशिएंट मैग्नीट्यूड की, तो वो क्या करती है, वो रेडियस के ऊपर एक्ट करती है, रेडियस को एनुलर लिगामेंट से बाहर लाने में वो करती है। अगर हम ये मेनली क्या होती है, अगर हमारी फोरआर्म या एल्बो एक्सटेंशन में है, उस दौरान ये ज़्यादा देखने को मिलती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस टाइम टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरेट होती है, वो फोर्स जनरेट करती है। और वो फोर्स क्या करता है, वो जो हमारी रेडियस है, रेडियस को एनुलर लिगामेंट से बाहर लाता है, जिसकी वजह से ये इंजरी हो सकती है। ये इंजरी मेनली 5 साल के बच्चे के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस इंजरी को हम पुल्ड एल्बो भी कह सकते हैं। और ये पुल्ड एल्बो के बारे में तो आपने सुना भी होगा, नर्स मेड्स एल्बो वगैरह कह देते हैं हम इसे। तो पुल्ड एल्बो के अंदर क्या होता है, पुल्ड एल्बो में अगर हम बच्चे को उठाते हैं, अगर हम उसको एल्बो से उठाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जो रेडियस है वो क्या हो सकती है, बाहर आ सकती है, उस टेंसाइल स्ट्रेंथ के वजह से, उस फोर्स की वजह से। अब जो थर्ड टाइप की इंजरी होती है वो हमारी होती है वेल्गस या वेरस इंजरी। ये मेनली किस वजह से होती है, अगर एक साइड पर हमारी कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा लग रही है और दूसरी साइड पर अगर हमारी टेंसाइल फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो उस कारण हमें क्या हो सकता है, ये वेल्गस वेरस इंजरी हो सकती है। अब अगर हमारी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट पर हमारा टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रही है, जब हम बैक स्विंग करते हैं हमारे हैंड की, तब क्या होता है, तो उस टाइम वहाँ पे क्या हो सकता है, उस टाइम कुछ एक लिमिट तक तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट उसको सह लेगा। पर क्या होगा, अगर वो रिपीटेटिव बार उस पर अगर हम वो स्ट्रेंथ ज़्यादा दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो लिगामेंट अब जो उसका काम है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। वो क्या करता है, हमारी जो मीडियल एस्पेक्ट होता है जॉइंट को, उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो अब क्या है, वो उस मीडियल एस्पेक्ट को मेंटेन करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। और अगर ज़्यादा ही हम उसके ऊपर स्ट्रेंथ दिए जा रहे हैं रिपीटेटिव, तो एक टाइम आएगा जब क्या होगा, वो
टीयर हो जाएगा उसके अंदर। अगर उसको हम कुछ टाइम तक दे रहे हैं लगातार धीरे धीरे तो क्या होगा, उससे उसके अंदर लैक्सिटी इंक्रीज होगी, बट वो एक टाइम तक ही होगी। अगर हमने ओवर स्ट्रेस दे दिया तो वो क्या होगा, उसके अंदर टीयर हो सकता है। अब जैसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस देते हैं, अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज को हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस दे दिया, ठीक है, तो वो क्या कर पाएगा, तो एक टाइम आएगा कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे एबनॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स है आर्टिकुलर कार्टिलेज पे, ये इसकी ब्लड सप्लाई के साथ भी इंटरफेयर करेगा। अब क्या है कि जो हमारी थ्रोइंग, अब हमारी इसके अंदर गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, थ्रोइंग एल्बो, ये हमारी कुछ एक डिजीज हो सकती है। तो ये क्या होती है, इनके बारे में हम आपको फर्दर वीडियोस बनाएंगे, डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो जो एक तो ये अभी हम ज़्यादा नहीं बता सकते कि थ्रोइंग, आपको इतना ही सफिशिएंट है कि थ्रोइंग एल्बो मेनली किस वजह से हो सकती है, कि ये हमारी कोई भी न्यूराइटिस हो गई, अल्नर न्यूराइटिस हो गई, या फिर ये हमारी कोई भी टेंडेनाइटिस हो गई, उस वजह से हमारी ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। गोल्फर्स एल्बो को, जिसको हम क्या कहते हैं, मिडिल एपिकोंडाइटिस भी कहते हैं, तो गोल्फर्स एल्बो भी हमारी क्या हो सकती है, इन्हीं रीजंस के कारण हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और थैंक यू। इट्स ऑल फॉर टुडे, so please subscribe our channel, like this video and share it with your friends to make them learn, and also you can follow us on different social media handles to stay tuned with us.